गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 6ठा अध्याय, जिसका नाम है देखो जंगल अजब निराला। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि जानवरों की दुनिया अजब अनूठी है, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु रह रहे थे। कुछ आकार में बड़े थे तो कुछ आकार में छोटे थे, कुछ आसानी से जल में अपना जीवन गुजार पा रहे थे, कुछ आकाश में उड़ भी पा रहे थे। साथ ही साथ हमने ये जाना कि भोजन के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि हमने देखा था शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के बारे में। प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय के भाग में हम जानेंगे जंतुओं के आवास के बारे में, कि जो जंतुओं के आवास हैं क्या वो भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि उनके रूप, रंग, बनावट अलग अलग है, तो क्या उनका आवास भी अलग अलग है। तो उसी बारे में आज के इस अध्याय के भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, अध्याय को शुरू करते हैं कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों के साथ। तो देखिए, सोचिए और लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम। तो देखो बच्चों, ये तो कितना आसान प्रश्न है। हमें बताना है वो जानवर जो केवल जमीन पे रह पाते हैं। कौन कौन से? जैसे कुत्ता, बिल्ली और देखो शेर, गाय, लोमड़ी, ये सब वो जानवर हैं जो हमारे सामने यानी जमीन पे रह सकते हैं ना। गाय पानी में थोड़ी रह सकती है, नहीं रह सकती ना। तो हमसे यही पूछा है कि जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम, जो हमने बता दिए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, लोमड़ी आदि। बच्चों, अगले प्रश्न में हमसे पूछा है पानी में पाए जाने वाले जानवरों के नाम। ऐसे जीव जंतु जो केवल पानी में ही पाए जाते हैं, उनका पूरा जीवन पानी में ही गुजरता है, वो कौन कौन है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले मछली। मछली की प्यारी सी कविता भी सुनी होगी ना आपने, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो समझ में आया ना, पानी ही उसका जीवन है। मछली केवल पानी में ही रहती है, क्योंकि बाहर निकालते ही तो मछली मर जाती है ना। आगे बच्चों देखो, समुद्री कछुआ और जो समुद्री घोड़ा है वो भी पानी में रहता है। प्यारे बच्चों, समुद्री घोड़े का जो मुंह है वो घोड़े की तरह होता है, परंतु उसके शरीर का निचला हिस्सा मछली की तरह होता है, जिसके कारण वो पानी में रहने में अनुकूलित हो पाता है। तो यहाँ हमें पता चला पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में। प्यारे बच्चों, अब हमसे पूछा है जमीन और पानी दोनों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम। तो देखो बच्चों, ऐसे जीव जंतु भी हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, यानी कि दोनों जगह रह सकते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं के नाम तो देखो, सबसे पहले फुदक फुदक के चलने वाला मेंढक। मेंढक बच्चों पानी में भी रहता है और जमीन यानी स्थल पे भी रह सकता है। उसके बाद में आलसी सा मोटू सा मगरमच्छ, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी ना, ये बच्चों जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। फिर आता है कछुआ, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ जो कई सालों तक जीवित रहता है, और ये भी बच्चों जल और थल दोनों में रह सकता है। तो देखा बच्चों आपने, हम यहाँ ये पता कर पा रहे हैं कि जानवर जल में भी रहते हैं, कुछ जानवर थल पे भी रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों जगह रहते हैं। तो क्या बच्चों हम जानवरों के रहने के तरीके यानी उनके आवास को के आधार पे उनका वर्गीकरण कर सकते हैं क्या? जैसा कि हमने भोजन के आधार पे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी को किया था। तो यहाँ हमें देखना है क्या हम जानवरों के आवास के आधार पे उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलो पता करते हैं जंतुओं के आवास में। देखो बच्चों, विभिन्न जंतुओं के आवासों को हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। कितने प्रकारों में? 2 में। और उनमें पहला है आपका जलीय आवास। देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है ना, जलीय आवास। ऐसा आवास होगा जहां जल ही जल होगा। वो कौन सा आवास होगा? जलीय आवास। तो देखो, जहां आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। तो आया समझ में? जलीय आवास क्या होगा? जहां पे संपूर्ण रूप से जल होगा, स्थल का कोई भाग नहीं होगा, वहां पे जलीय आवास होगा। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब बच्चों, पौधे और जंतु जलीय आवास वाले अपना पूरा जीवन जल में ही गुजारते हैं। तो वो कौन कौन है? देखो, मछली, जिसके बारे में हमने प्यारी सी कविता भी देखी थी ना, मछली जल की रानी वाली, वो। और साथ ही साथ बच्चों कमल। कमल का जो पुष्प है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, पता है ना सभी को। और प्यारे बच्चों, कमल हमेशा पानी में ही उगता है और इसका पूरा जीवन पानी में ही रहता है। प्यारे बच्चों, जो कमल का पुष्पासन और डंठल है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो हमने देखा आवास के आधार पे पहला प्रकार जलीय
आवास। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार पे, और दूसरा प्रकार है स्थलीय आवास। दिख रहा है सभी बच्चों को? स्थलीय आवास नाम से हमें पता चल रहा है ये कैसा आवास होगा, जिसमें स्थल होगा यानी भूमि होगी। तो देखो बच्चों, हम जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। सही बात है ना, हम पानी में थोड़े रहते हैं, हम तो स्थल पे रहते हैं। तो ये क्या हुआ? स्थलीय आवास हुआ। बच्चों, इस आवास में वायु, प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे थे कि जल में वायु और प्रकाश की उपलब्धता उतनी अधिक नहीं हो सकती जितनी आसानी से और पर्याप्त मात्रा में वायु और प्रकाश कहाँ होगा? स्थलीय आवास में। तो यहाँ पे वायु प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बच्चों, ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। देखो बच्चों, हर आवास पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और ये वातावरण के प्रभाव के कारण ही इन आवासों को हम और भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर किसी स्थल पर अत्यधिक ठंड है तो वो ठंडा प्रदेश होगा, अगर कहीं पर स्थल पर अत्यधिक गर्मी है तो वो गर्म प्रदेश होगा, कहीं पे सूखा है तो वो शुष्क प्रदेश होगा। तो चलो जानते हैं वातावरण के आधार पे आवास, स्थलीय आवास के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। देखो बच्चों, जहाँ बर्फ हो, सर्दी अधिक रहे, उसे शीत आवास कहते हैं। जाहिर सी बात है ना, जहाँ ज़्यादा बर्फ होगी वहाँ पे सर्दी अधिक होगी, और सर्दी होगी तो वो कौन सा आवास होगा? शीत आवास। प्यारे बच्चों, कुछ जानवरों, वनस्पति के लिए शीत आवास बहुत जरूरी है। वो केवल उसी आवास में अनुकूलित होते हैं। देखो जैसे ध्रुवीय भालू केवल ध्रुवों पर यानी ठंडे प्रदेशों पर पाया जाता है, और होता है ना उसके लिए कौन सा आवास अनुकूलित? शीत आवास। आगे बच्चों है, जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, जहाँ जल की कमी होगी वो सूखा होगा, शुष्क आवास होगा, यानी मरुस्थलीय प्रदेश। बच्चों, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय आवास भी कई जानवरों और वनस्पति के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे रेगिस्तान का जहाज कहाँ रहता है? ऊँट को कहा जाता है ना, ये कहाँ रहता है बच्चों? ये रहता है शुष्क प्रदेशों में। ऊँट अपने गद्दीदार पैरों के कारण, अपने शारीरिक अनुकूलन के कारण ही इन सूखे प्रदेशों में रह पाता है। साथ ही साथ बच्चों, वनस्पति में जो नागफनी है वो भी शुष्क आवास की वनस्पति है। तो हमें समझ में आ रहा है ना कि जो ये आवास हैं, जैसे शीत आवास, शुष्क आवास, ये भी जीव जंतु और वनस्पति के लिए, कुछ जीव जंतुओं के लिए बच्चों अनुकूलित हो सकते हैं। आगे बच्चों है, जहाँ वातावरण में पर्याप्त मात्रा में जल और अनुकूल ताप होगा उसे सम आवास कहते हैं। सम यानी समान आवास। तो समान आवास कौन सा होगा? जहाँ पे अनुकूलित ताप होगा, अनुकूलित जल होगा, तो वो सम आवास होगा। हर तरह की समानताएं होंगी, वहाँ पे जीवन बहुत आसान होता है। तो ये हुआ सम आवास। तो बच्चों, हमने यहाँ पता किया जो स्थलीय आवास है उसको वातावरण के आधार पे हम शीत आवास, शुष्क आवास और सम आवास में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखा आपने, जो जंतु, जीव जंतु हैं उनके आवास के आधार पे भी हम उनको जलीय आवास वाले जीव जंतु और स्थलीय आवास वाले जीव जंतुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। बच्चों, हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, पता कीजिए और लिखिए। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना कुछ जानवरों के चित्र, जिनमें पशु पक्षी और कई तरह के जानवर भी हैं। दिख रहे हैं सभी को? देखो बच्चों, हमारा पहला जानवर है जिसका नाम है लॉयन यानी शेर, और हमसे पूछा है कि शेर का आवास कौन सा होगा। क्या बच्चों शेर जलीय आवास में रहेगा? नहीं ना बच्चों, शेर तो कहाँ रहता है? स्थलीय आवास में। तो हम यहाँ लिखेंगे स्थलीय। ये हो गया शेर का आवास। आगे बच्चों है मछली। मछली कहाँ रहेगी? जलीय आवास में। तो हम यहाँ लिखेंगे मछली का जलीय आवास। ऐसे ही हम पता कर सकते हैं जो आगे कबूतर है, चूहा है, मक्खी है, हाथी है, ये जीवों के आवास कौन से हैं, इनमें से कौन स्थलीय आवास में रहता है और कौन जलीय आवास में रहता है। प्यारे बच्चों, आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाएंगे और आपको ये भी बताना है कि वो कौन से आवास में रहते हैं, उनमें से कौन कौन स्थलीय आवास में रहता है और कौन कौन जलीय आवास में रहता है। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे सामने, देखिए, आवाज के आधार पे पशु पक्षियों के नाम लिखिए। देखो बच्चों, हमने आवास के आधार पे, भोजन के आधार पे भी पशु पक्षियों को पहचाना है, उनकी स्पेशल विशेषताओं के आधार पे भी हमने उनको पहचाना, जैसे कि रात को कौन देख पा रहा था। अब हमें ये पहचानना है कि आवाज के आधार पे हम पशु पक्षियों को कैसे पहचानेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमसे पूछा है तेज आवाज करने वाले।
ऐसे पशु पक्षी जो तेज़ आवाज़ करते हैं, जिनकी आवाज़ हमें काफ़ी दूर से भी सुनाई दे सकती है। तो देखो जैसे शेर जब बच्चों दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ हमें कई दूरी तक सुनाई दे सकती है ना, जोर से दहाड़ता है जंगल का राजा। उसके बाद में बच्चों है हाथी का चिंगाड़ना कितना ज़्यादा शोर करता है और हम उसे दूर से भी सुन सकते हैं। फिर है बच्चों बाज जो पक्षी है वो अपनी चीख इतनी ज़ोर से करता है कि उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से सुन सकता है। अब बच्चों हमसे पूछा है धीमी आवाज़ वाले पशु पक्षियों के नाम। ऐसे पशु पक्षी जिनकी आवाज़ हम काफ़ी ध्यान लगा के सुनेंगे तो ही सुनाई देगी, यानी वो धीमी आवाज़ करते हैं। तो वो कौन कौन है? देखो बच्चों धीमी आवाज़ वालों में है अपने मधुमक्खी की जो भन होती है वो हमें बहुत ही धीरे धीरे सुनाई देती है, ध्यान लगाएंगे तभी, नहीं तो सुनाई ही नहीं देती। आगे है बच्चों चूं चूं करने वाला चूहा चूं चूं करता है, वो हमें बड़े ध्यान लगा के सुनना पड़ता है, नहीं तो वो भी हमें सुनाई नहीं देता। उसके बाद में बच्चों ची ची करती चिड़ियाओं की चहचहाट भी बच्चों ध्यान लगा के सुनी जाती है, वो बहुत धीमी होती है, उसे भी हम ध्यान लगा के ही सुन सकते हैं। बच्चों आगे हमसे पूछा है मधुर आवाज़ वाले ऐसे पशु पक्षी जिनकी आवाज़ हमें इतनी मधुर लगती है कि मन करता है बार बार सुनते रहें। होता है ना, क्या शेर की दहाड़ सुनेंगे बार बार? नहीं ना, डर लगेगा। ऐसे पशु पक्षी के नाम बताने हैं जिनकी आवाज़ हम बार बार सुन सकते हैं, मधुर आवाज़ होती है। तो देखो बच्चों कोयल कुकू करती कोयल गाना गाती है ना, तो वो हमें कितना मधुर लगता है और हम चाहते हैं वो बार बार बोलती रहे। कौवे की बोली सुन सकते हैं बार बार? नहीं ना, काव काव करेगा। तो बच्चों ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताना है जो मधुर आवाज़ करते हैं। उनमें हमने देखा कोयल, फिर है मैना भी बहुत ही मीठा बोलती है बच्चों, और फिर है मोर, पीहू पीहू करने वाला मोर। प्यारे बच्चों मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, जिसके पंख इतने रंग बिरंगे होते हैं और इसके सिर पर एक मुकुट भी होता है। देखा है ना सबने बारिश के दिनों में मोर को नाचते हुए। तो देखा बच्चों हमने पता किया कि आवाज़ के आधार पे भी हम पशु पक्षियों का कितना अच्छे से वर्गीकरण कर सकते हैं, जहां हम तेज आवाज़ वाले, धीमी आवाज़ वाले और मधुर आवाज़ वाले पशु पक्षियों के बारे में जान पाएँ। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि आज के अध्याय से हमने अब तक क्या क्या सीखा है। तो चलो शुरू करते हैं। हमने सीखा, देखो बच्चों प्रत्येक जीव जंतु रूप रंग आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। हमने पता किया था ना, जहाँ पे हाथी इतना विशाल था वहीं पे हम देख पा रहे थे चूहा छछूंदर कितने छोटे जीव हैं। तो ये जो भी जंगल के जीव हैं वो अपने आकार रूप रंग के आधार पे अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ हमें ये पता चला जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। बिल्कुल सही, जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री खा रहे थे वो शाकाहारी थे। जैसे कौन? गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, इनके बारे में हमने देखा है। साथ ही साथ बच्चों हमें ये भी पता चला जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया, यानी हमने शाकाहारी जाने, मांसाहारी जाने। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना था जो जीव जंतु पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वो सर्वाहारी थे। जैसे कि हम देख पा रहे थे शहद खाता हुआ भालू और मछली खाता हुआ भालू। तो ये जंतु कौन कौन है? देखो बच्चों कौवा और भालू। साथ ही साथ बच्चों मनुष्य भी सर्वाहारी में ही आता है। क्यों? क्योंकि कुछ मनुष्य मांस भी खा सकते हैं और वो शाकाहार यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री भी खा सकते हैं भोजन के रूप में। तो इसीलिए मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है। आगे बच्चों हमें ये पता चला जीव जंतु जल, थल, नभ में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, कुछ जीव अपना जीवन जल में ही व्यतीत कर रहे थे, कुछ स्थल पर रहने वाले थे, और जहाँ हम ये देख पा रहे थे नभचर पक्षी आसमान में आसानी से उड़ भी पा रहे थे। देखा था ना हमने आकाश में उड़ते हुए प्यारे प्यारे पक्षी। इसके अलावा हमें पता चला आवाज़ के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं। जैसा हमने देखा था वातावरण के प्रभाव के कारण जहाँ पे हम देख पा रहे थे शीत आवास, शुष्क आवास और सम आवास के बारे में हमने चर्चा की थी। हमें ये पता चला था कि ये आवास जीव जंतुओं के लिए अनुकूलित हैं। जैसे ध्रुवीय भालू शीत आवास में ही रह पा रहा था। हमें पता चला रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट केवल शुष्क आवास में अनुकूलित हो पा रहा है।
इसी प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं ना कि आवास के आधार पर जो जीव जंतु हैं वो अनुकूलित होते हैं। तो देखा बच्चों आपने, जो जंगल की दुनिया है, जीव जंतुओं की भरी हुई दुनिया है, वो कितनी अजब, अनूठी और अनोखी है, जिसमें हमने आज इतने सारे जीव जंतुओं के बारे में कितनी प्यारी प्यारी जानकारी प्राप्त की है। जहाँ हमें ये पता चला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जैसे जीव भी होते हैं, और हमें ये भी पता चला कि जंतुओं के आवास स्थलीय और जलीय हो सकते हैं। कुछ जंतु जमीन पर रह पा रहे थे, कुछ जल में रह पा रहे थे, और कुछ जंतु जल और थल दोनों पे रह पा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अब तक के प्राप्त ज्ञान का उपयोग हम दैनिक जीवन में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने जाना ना कितना अजब अनोखे जंगल के बारे में, जो कि पर्यावरण का रखवाला है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज की शिक्षा, और आज की शिक्षा है जंगल से ही हरियाली है, हर घर आंगन खुशहाली है। तो देखो सही बात है ना, हरे भरे जंगल ही हमारे वातावरण में हरियाली रखते हैं, हमारे वातावरण का रक्षक हैं, और इन्हीं जंगल और जंगली जीवों के कारण ही हमारे घर आंगन में खुशहाली होती है। क्योंकि बच्चों, जंगल और जंगली जीव हमारे कई दैनिक कार्यों को आसान करते हैं, और ये वातावरण का संतुलन भी बना के रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।